Hello everyone. Today we are going to discuss the test paper 3 of corporate and other laws, chapter 6 and chapter 7. So you have question paper and question answer. I am going to discuss one by one for your better understanding and clarity. So question 1, what is it saying that Y had applied for allotment of 1000 shares in company has not allotted any shares to them. Later on, company has credited 1000 partly paid up share in his account and his name is entered in the register of member. पार्टली पेड अप शेयर था तो कंपनी ने लेटर ऑन फिर उससे कॉल मंगवाया जो पेंडिंग मनी था उसका. नाउ वाई ने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये वाई रिफ्यूज़ कर रहा है तो लीगली वैलिड है कि नहीं. अभी इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में लाना पड़ेगा कि प्रोविज़न क्या है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है इस चीज़ में. तो भी जैसे आंसर देखते हैं अपने कि सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, वो बोलता है बेनिफिशियल ओनर की रिलेटेड डिटेल्स. तो सेक्शन 89 कहता है कि वेयर देयर नेम ऑफ द पर्सन इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी एज ए होल्डर ऑफ शेयर, बट in that company who does not hold beneficial interest, such a person shall make a declaration. इसका है मतलब है कि अगर कोई पर्सन के नाम पे कंपनी में शेयर है और वो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है और उसको पता चलता है कि मेरा नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में है, तो उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम और विद इन स्पेसिफाइड फॉर्म में कंपनी को डिक्लेरेशन देना है कि भाई ये शेयर मेरे नाम पे बोल रहे, उसका बेनिफिशियल ओनर मैं नहीं हूँ, कोई और है. अगर आप ऐसा डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो ये माना जाता है कि आप ही उसके ओनर हो, आपकी उसे मेंबर हो और मेंबर के रिलेटेड जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ और राइट है वो आप को फॉलो करना है. अभी इस केस में क्या है कि वाई ने पता था उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में है, फिर भी उसने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कंपनी को, तो ये डीम्ड है लॉ में कि आप मेंबर हो. अभी जब आप मेंबर हो तो पार्टली पेड अप शेयर है तो आपको आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको जब भी कंपनी कॉल मंगवाए पार्टली पेड अप का तो आपको भरना है. तो ये केस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89 वाई मना नहीं कर सकता, तो उसको एक कॉल भरना पड़ेगा. तो आपको इस तरह से सेक्शन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि ये प्रोविज़न है और ये प्रोविज़न के हिसाब से वाई का जो स्टैंड है वो गलत है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं सेकंड नंबर का, जिसमें है क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमूविंग ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. क्वेश्चन कहता है कि 40% मेंबर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड सबमिटेड रिक्विजिशन फॉर होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. 40% मेंबर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने को बोला कंपनी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए. लेकिन कंपनी ने जनरल मीटिंग नहीं बुलाई. फिर जब जनरल मीटिंग कंपनी ने नहीं बुलाई तो मेंबर ने खुद ने एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली और कंपनी ने उसकी प्रीमाइसेस यूज़ करने नहीं दी. नाउ क्वेश्चन अराइज दैट वेदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड इज वैलिड, रिजोल्यूशन पास्ड टू रिमूव द मैनेजिंग डायरेक्टर इज वैलिड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड एट द प्लेस अदर देन कंपनी प्लेस बिकॉज कंपनी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड देयर प्लेस फॉर होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. सो दिस इज द crux of the question. Now we come to the answer. So what will be the answer of this question? So जैसे मैंने पहले बोला, आपको पहले देखना पड़ेगा कि प्रोविज़न क्या है, कि ये क्वेश्चन में किस चीज़ की प्रोविज़न अट्रैक्ट हो रही है. तो यहाँ अट्रैक्ट हो रही है ये प्रोविज़न कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का क्या प्रोविज़न है. कंपनी के अगर मेंबर रिक्विजिशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी को बुलाने की क्या लाइबिलिटी है, कंपनी नहीं बुलाती है तो क्या. तो ये सब का आंसर है क्वेश्चन सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट में. सेक्शन 100 क्या बोलता है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वीन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स इफ रिक्विजिशन बाय द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ मेंबर. तो सेक्शन 100 ने बोला है कि अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर रिक्वेस्ट देते हैं कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का, तो कंपनी को विद इन 21 डेज मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देनी है और विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिक्वेस्ट मीटिंग बुला लेनी है. अब यही क्वेश्चन में कंपनी ने मीटिंग नहीं बुलाई विद इन 45 डेज,
तो प्रोविज़न है कि अगर 45 डेज में कंपनी नहीं बुलाती है तो विद इन 60 डेज मेंबर देमसेल्व्स कैन कॉल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो इन दिस केस मेंबर ने मीटिंग बुला ली और रिजोल्यूशन पास कर लिया मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करने का, और कंपनी ने अपना प्लेस प्रोवाइड नहीं किया मीटिंग हेल्ड करने के लिए, तो मीटिंग कहीं और बुलाई गई। तो क्वेश्चन यही है कि ये हेल्ड वैलिड है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 जो मेंबर कंपनी ने नहीं बुलाई तो मेंबर ने बुलाई, 40% जो मेंबर थे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मतलब 1/10 की जो रिक्वायरमेंट है कि 1/10 वो पेड अप कैपिटल हेल्ड कर रहे हैं उतने मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं तो बुलानी है, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि जनरल मीटिंग नॉर्मली हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और प्लेस ऑफ द रजिस्टर। अब जब कंपनी ने उसकी प्रीमाइसिस नहीं दी तो मीटिंग कहीं और बुलानी ही पड़ेगी, तो कंपनी ने कहीं और मीटिंग बुला ली। अब क्या ये चीज़ वैलिड है? तो इसके लिए एक केस हुआ था वेल ब्रदर्स लिमिटेड में, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कहीं और बुलाई है मीटिंग, अगर कंपनी ने उसकी प्रीमाइसिस नहीं दी है फिर भी ये स्टैंड वैलिड है। सो अकॉर्डिंगली दिस रिजोल्यूशन इज पास्ड एंड वैलिड। So next question is question 3. While sanctioning the working limit, the rate of interest has been fixed at a specified percentage above the bank rate as notified by the Reserve Bank of India. There was a change in the interest rate due to Reserve Bank of India. The bank instituted filing of return modification of charge in stand is the stand of the bank correct. अभी इसमें क्या हुआ कि बैंक ने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ग्रांट कर दी कंपनी को, चार्ज फाइल कर दिया और उस इंटरेस्ट रेट फिक्स किया था आरबीआई के रेट प्लस जो भी रेट था। अभी आरबीआई की पॉलिसी में चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट बदला, बैंक बोल रही है कि आप चार्ज को मॉडिफाई करो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये बैंक का स्टैंड जो है चार्ज मॉडिफिकेशन का क्या वैलिड है। आते हैं आंसर के पार्ट पे। तो आंसर क्या है, जैसे प्रोविज़न देखनी है अपने को, फर्स्ट उसका क्रक्स लिखना है, पॉइंट आउट करना है, उसके बाद आपका आंसर देना है। सेक्शन 83 जो चार्ज से रिलेटेड है, 77(2) जो 83 वगैरह क्वेश्चन सेक्शन से वो चार्ज रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 83 ऑफ द कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द रजिस्ट्रार टू मेक द एंट्रीज, सॉरी सेक्शन 77। तो सेक्शन 77 बोलता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन मतलब क्या, मॉडिफिकेशन मतलब आपने कुछ भी बैंक के साथ लोन लिया, एग्रीमेंट किया, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल की, चार्ज रजिस्टर कर दिया आरओसी में, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है, तो आपको मॉडिफिकेशन फाइल करना है। मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, लिमिट बढ़ रही हो सकती है, लिमिट कम हो सकती है, कोई पार्ट ऑफ लोन का कंसोर्टियम होता है तो उसमें कोई सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कोई एक लोन सेटिस्फाई हो गई दूसरी चल रही है, कोई प्रॉपर्टी में सेटिस्फेक्शन होता है कि जैसे कोई 5 प्रॉपर्टी दी थी आपने, 2 प्रॉपर्टी उसमें से रिलीव हो रही, कुछ भी कंडीशन हो मॉडिफिकेशन कर लागू हो जाता है। तो इस केस में बैंक का स्टेट वैलिड है क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ यानी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई, तो कंपनी की जवाबदारी बनती है कि आरओसी में मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करवाए, तो इसमें बैंक का स्टैंड इसलिए वैलिड है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी, डिस्कस दिस मैटर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। Now again this question is related to charge. What is charge? Registration of charge, modification charge, satisfaction of charge. This question is related to satisfaction of charge by the ROC in his own. तो प्रोविज़न क्या कहता है? अभी सेक्शन 83 है जो ROC को एम्पावर करता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है कंपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के रिलेटेड, फिर भी ROC को कहीं से पता चलता है, तो आरओसी के पास पावर है कि वो रजिस्टर ऑफ चार्ज में एंट्री करे, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो करे, अगर सेटिस्फेक्शन है तो सेटिस्फेक्शन करे, और सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट, चार्ज जो सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट कंपनी को इश्यू करे। तो सेक्शन 83 ऑफ द कंपनी एम्पावर द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ एंड रिलीज ऑफ द चार्ज इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम फ्रॉम द कंपनी। So accordingly, with respect to any registered charge, if ROC is satisfied that this charge has been satisfied, these things had happened, and company has not given any intimation, then also ROC has power to do the entries and make the satisfaction of charge. So in this case, ROC can make the modification, satisfaction, and issue a required certificate to the company.
Now come to the question 5. Question 5 says MCAN Limited scheduled its annual general meeting to be held on 11th March 2018 at 11 am. Company has 900 members. On 11th March 2018, following persons were present by the 11:30 am. सो जिस क्वेश्चन कंपनी के MCAN लिमिटेड ने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई 11 मार्च 2018 को, कंपनी में 900 मेंबर थे. अभी वो केस में कौन कौन प्रेजेंट था उसका लिस्ट दिया है कि P1, P2, P3 शेयर होल्डर प्रेजेंट थे, P4 रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड, P5 रिप्रेजेंटिंग DEF लिमिटेड एंड P6 एंड P7 प्रॉक्सीज ऑफ द शेयर होल्डर. इतने मेंबर प्रेजेंट थे. भी उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हमें नीचे कि एग्जामिन वेदर रेफरेंस टू रिलेवेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर कोरम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोरम. Second is what will be your answer if P4 representing ABC Limited reach in the meeting after 11:30 am. सो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि P4 अगर 11:30 बजे के बाद मीटिंग में पहुंचता है तो आपका आंसर क्या रहेगा. थर्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम डिस्कस द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग. थर्ड क्वेश्चन उसी में है कि अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग एडजॉर्नमेंट की क्या प्रोसेस, क्या प्रोविज़न है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द कोरम नो कोरम इन एडजॉर्न मीटिंग. फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं होती है तो क्या होता है. सो कम टू द आंसर पार्ट. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोरम ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. तो आपको सबसे पहले हाईलाइट होनी चाहिए प्रोविज़न कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या प्रोविज़न है, कोरम की क्या प्रोविज़न. तो सेक्शन 103 जो कंपनीज एक्ट का है वो बोलता है कोरम के रिगार्डिंग, AGM के रिगार्डिंग. सेक्शन 103 क्या बोलता है. इफ़ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी डू नॉट प्रोवाइड फॉर ए लार्जर नंबर देन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी कोरम शेल बी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ मेंबर इज लेस देन 1000, लेस देन और इक्वल टू 1000, 15 मेंबर्स इफ मेंबर इज 1000 और 5 between 1000 to 5000 and 30 members if member is greater than 5000. In case of private company, 2 members personally present shall be meeting of the quorum. If company is member of another company where a company holding a share, it means company is a member in a company, then in that case company may authorize any person to be present at the meeting of the company by way of authorized authority and board resolution. एंड उसके बाद प्रोविज़न बोलता है कि अगर मीटिंग विद इन हाफ एन आवर में कोरम नहीं होती है तो मीटिंग एडजॉर्न होती है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन ब्रीफली. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोरम प्रेजेंट है कि नहीं मीटिंग में गिवन सिचुएशन में. तो गिवन सिचुएशन में पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कोरम कितनी एप्लीकेबल है. तो अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे लिमिटेड कंपनी है, तो अपने को प्रोविज़न क्या एप्लीकेबल होती है 5 मेंबर. अगर 1000 से मेंबर कम है तो हमारे केस में 900 मेंबर है तो 5 मेंबर हमारी कोरम है. अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा जो प्रेजेंट है उसमें से 5 मेंबर वैलिड है कि नहीं. तो अपने देखते हैं पहले है P1, P2, P3 जो तीनों मेंबर प्रेजेंट है तो 3 हुए. उसके बाद P4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ABC, मतलब अगर कंपनी मेंबर थी तो कंपनी ने ऑथोराइज किया P4 को, वैलिड मेंबर है. P5 रिप्रेजेंटिंग DEF लिमिटेड, वो भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है कंपनी के साइड. तो अपने 5 मेंबर की कोरम हुई. उसके बाद P6 एंड P7 है जो प्रॉक्सीज ऑफ द शेयर होल्डर है. तो अभी प्रॉक्सी 103 कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न बोलती है कि प्रॉक्सीज कैन नॉट बी काउंटेड एज ए कोरम. सो प्रॉक्सी प्रेजेंट रह सकता है, डिस्कशन में पार्ट ले सकता है, लेकिन वो कोरम में काउंट नहीं होता है. तो अपने 5 मेंबर प्रेजेंट है, P6, P7 को अपने कोरम में नहीं गिनेंगे. तो अगर पाँचों प्रेजेंट है तो अपनी कोरम वैलिड है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है कि यस कोरम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर आंसर इफ P4 रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड रीच द मीटिंग आफ्टर 11:30 am. अभी क्वेश्चन हुआ कि P4 अगर 11:30 बजे के बाद आता है, P4 11:30 बजे के बाद आता है, अपनी मीटिंग 11 बजे है, तो प्रो 103 बोलता है कि विद इन 30 मिनट्स कोरम प्रेजेंट होना चाहिए. अभी जो 5 मेंबर की कोरम प्रेजेंट हो रही है उसमें P4 इंक्लूडेड है. अगर P4 11:30 बजे के बाद आता है तो 5 मेंबर की कोरम नहीं होगी, तो अपनी मीटिंग में प्रॉपर कोरम नहीं होगी. तो क्या होगा. तो जैसे 103 ने बोला कि अगर कोरम विद इन
30 मिनट्स में नहीं होती है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। अगर कोई सिचुएशन में चेंज है, कुछ भी है, विद इन 3 days बिफोर कंपनी नोटिस देगी कि मीटिंग इस दिन को रहेगी, ये टाइम पे रहेगी। उसके बाद का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। जो हमने भी बात की कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या, तो मीटिंग एडजॉर्न होती है नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पे प्लेस पे। स्पेसिफिक नोटिस अगर 3 days बिफोर कंपनी को देनी है। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो कोरम एट द एडजॉर्न जनरल मीटिंग। अगर एडजॉर्न जनरल मीटिंग बुला हो गई, आज कोरम नहीं हुई, एडजॉर्न जनरल मीटिंग नेक्स्ट वीक हुई, उस दिन भी कोरम नहीं हुई 5 मेंबर की जो रिक्वायर्ड है, तो क्या। तो प्रोविज़न बोलता है अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं होती है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वो कोरम माने जाएंगे और उसके बिजनेस जो भी डिस्कशन में है वो वैलिड माने जाएंगे। सो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको प्रोविज़न क्रक्स लिख देना है पूरा, सब जो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आपको 1 by 1 ब्रीफली आंसर दे देना है कि इसके क्वेश्चन क्या सामने ये आंसर है, इसके सामने यहाँ। तो आपको ब्रीफली एग्जामिनर है वो भी आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ पाएगा और मार्किंग अच्छी मिलेगी आपको। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लोटिंग चार्ज, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन ए चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन। फ्लोटिंग चार्ज क्या है? चार्ज इसके वेरियस प्रकार है, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है। अपन जैसे आप चार्ज के प्रोविज़न में देखोगे, फ्लोटिंग चार्ज क्या है, वो उसमें कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। तो सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट है जो कहता है फ्लोटिंग चार्ज इज एन इक्विटेबल चार्ज विच इज नॉट ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। Thus the company may despite the charge deal with any assets of the in the ordinary course of business. It is the essence of floating charge that in person is whose favor charge is created in term. फ्लोटिंग चार्ज है मतलब फ्लोटिंग चार्ज मीन्स कोई फिक्स प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं है। जैसे आप लोन लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी गिरवी देते हो, आपकी फैक्ट्री देते हो, आपकी कोई बिल्डिंग देते हो तो फिक्स चार्ज होगा कि ये लोन के सामने ये प्रॉपर्टी चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज जैसे कोई फिक्स चार्ज नहीं होता। फ्लोटिंग चार्ज यानी टोटल जैसे करंट एसेट्स है कंपनी की, स्टॉक्स है, इन्वेंटरीज है, रिसीवेबल जैसे आपको किसी के पास से लेना है पैसा, ये सब प्रॉपर्टी जो करंट एसेट्स है कंपनी में चेंजेस होते रहते हैं, स्टॉक बदलता रहता है, रिसीवेबल बदलता रहता है, इन्वेंट्री बदलती रहती है, जैसे बुक डेप्स को जैसे अपने रिसीवेबल बोल रहे हैं। तो ये सब करंट एसेट्स है। नॉर्मली ये सब एसेट्स कंपनी हाइपोथिकेट करती है बैंकों को, उसके सामने चार्ज का रेट करके लोन लेते। लेकिन बैंक इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है कि आप स्टॉक नहीं बेचोगे, नहीं करता, वो चलता रहता है। कंपनी यूज़ कर सकती है फ्लोटिंग चार्ज जो प्रॉपर्टी है उस पर। तो फ्लोटिंग चार्ज यही हुआ कि कोई फिक्स प्रॉपर्टी पे नहीं है, कंपनी की जनरल प्रॉपर्टी एसेट्स है, बुक डेप्स, करंट एसेट्स मेनली उसमें कवर होती है, उस पर ऊपर चार्ज होता है। वो फिक्स चार्ज नहीं होता, फ्लोटिंग चार्ज होता है। कंपनी वो प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है। फ्लोटिंग चार्ज में और भी प्रोविज़न है कि वो फ्लोटिंग चार्ज कब फिक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने बैंक का लोन चुकाना बंद कर दिया, EMI बंद कर दिया, तो कंपनी फिक्स कर लेगी कि भी मेरा इतना पैसा लेना है, इतना स्टॉक आपका है, ये स्टॉक का अभी आप बेचोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो उस पर फिक्स चार्ज हो जाएगा कि ये स्टॉक पे चार्ज है। या तो ये मुझे आपको कंपनी किसी और कंपनी के पास से 2 करोड़ रुपए लेने हैं, मेरी लोन 2 करोड़ की है, तो वो पैसा अभी मैं लूँगा, आप नहीं लूँगा, तो एक फिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। सो सेक्शन 77 बोलता है ये फ्लोटिंग चार्ज की प्रोविज़न। तो आपको इस तरह से उसको 1 by 1 पहले प्रोविज़न लिखनी है, फिर एग्जाम्पल दे के समझाना है। उसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अपना क्वेश्चन 7 है, MCQs है। उसके अंदर अपने 7 MCQs दिए हुए हैं। तो MCQs में आपको देखना है कि MCQs कितने मार्क्स के हैं। अगर 1 मार्क्स के MCQs है तो नॉर्मली अपने सिर्फ आंसर ही वो जो ABCD 1 2 3 4 जो भी दिए उसमें सिलेक्ट करके आपको आंसर देना है। अगर MCQs 1 से ज़्यादा मार्क का है, 2 मार्क के, 3 मार्क के, तो आपको उसके रिलेटेड प्रोविज़न या हिंट जो भी है लिखनी है। सिर्फ आप आंसर सिलेक्ट कर दोगे उससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। तो अभी पहला MCQs है, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ABC लिमिटेड एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर 2018। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी शुड बी फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज। तो ऑप्शन दिए 60 डेज फ्रॉम द 10th अक्टूबर, 60 डेज फ्रॉम द 30th सितंबर,
इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें प्रोविज़न क्या है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की प्रोविज़न क्या है। तो सेक्शन 92 जो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी शुड बी फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, और इफ़ नो एनुअल जनरल मीटिंग हैज़ बीन हेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेड। सो इसका मतलब है कि आपको 60 days AGM के 60 days में एनुअल रिटर्न भरना है। अगर कंपनी AGM हेड नहीं करती है टाइमली तो 60 days काउंट कहाँ से होंगे, लास्ट दिन ऑफ द AGM, मतलब आपको जो लास्ट दिन था आपको AGM हेड करने का, वहाँ से 60 days काउंट हो गए। अभी प्रोविज़न है AGM की, AGM कितने दिन में हेड करनी है, तो AGM हेड करनी है, इसके लिए प्रोविज़न है कि आपको विद इन 6 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। 30 सितंबर के टाइम तक आप AGM हेड करते हो तो आपको 60 days में एनुअल रिटर्न भरना है। अभी इस केस में AGM 10 अक्टूबर को की गई है, यानी AGM की डेट चली गई उसके बाद, तो आपको 60 days काउंट करना है 30 सितंबर से। तो आपका बी आंसर सही रहेगा, 60 days फ्रॉम द 30 सितंबर 2018। Now second MCQ is K, shareholder of XYZ Limited, appoint L his proxy to attend the annual general meeting of the company. Letter K also attend the meeting. Both K and L voted in particular of resolution in the meeting. K was declared invalid by the chairman, stating that since he is appointed the proxy and L's voted. ये प्रोविज़न है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी की। पर्सन ने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, उसके बाद खुद भी मेंबर AGM में प्रॉक्सी ने भी वोट किया, खुद ने भी वोटिंग किया, और बाद में उसने स्टैंड लिया कि भी नहीं मेरा वो, उसका वोटिंग कैंसिल कर दिया जो खुद प्रेजेंट रहा। नाउ क्वेश्चन अराइज कि वेदर द स्टैंड ऑफ द कंपनी इज वैलिड कैंसलिंग द वोट ऑफ द पर्सन हु हैज़ अपॉइंटेड द प्रॉक्सी। इस केस में आपको प्रोविज़न देखनी पड़ेगी प्रॉक्सी की और वोटिंग की। अगर पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट कर देता है, प्रॉक्सी में प्रोविज़न है आपको विद इन बिफोर 48 आवर्स आपको सबमिट कर देना। अगर आपने प्रॉक्सी सबमिट कर दिया, प्रॉक्सी प्रेजेंट रही है, फिर भी आप भी प्रेजेंट हुए, आपने वोटिंग किया, तो आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा। कंपनी का स्टैंड सही है, के दहेज ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर आएगा बी। थर्ड MCQ आपका है टू रिमूव मैनेजिंग डायरेक्टर 40% मेंबर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड सबमिटेड रिक्विजिशन। ये क्वेश्चन सेम है जो अपने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया कि मेंबर ने AGM बुला, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव कर दिया। तो क्या है कि इसमें ये डिसीजन कंपनी में बाइंडिंग है कि नहीं, तो हमने डिस्कस जैसे किया, यस ये डिसीजन बाइंडिंग है क्योंकि ये मेंबर ने मीटिंग बुला ली, वो वैलिड है, और मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करने का स्टैंड सही रहेगा, रिजोल्यूशन सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद का आपका MCQ है 4th नंबर का, ये पेनल्टी से रिलेटेड है कि डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पेनल्टी के केस में आपको कोई डिस्क्रिप्शन जैसा नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ है, आपको सेक्शन वाइज पेनल्टी याद होगी तो ही तभी आप ये चीज़ का आंसर दे पाओगे। तो इसमें आपका है कि 96 to 98 की कॉन्ट्रावेंशन में क्या पनिशेबल है फाइन और कहाँ, तो इसमें आपका डी आंसर है। आप क्वेश्चन 4 के लिए सेक्शन 96, 97, 98 जो भी सेक्शन 98 तक का जो आपको पूछा है प्रोविज़न आपको पेनल्टी की स्पेसिफिक पढ़ के याद रखोगे तभी आंसर दे पाओगे। उसके बाद का क्वेश्चन है 5 नंबर का MCQ, XYZ लिमिटेड रियलाइज ऑन 3rd November दैट पर्टिकुलर ऑफ चार्ज created on 11th September 2015 in favor of bank were not filed with the register of companies for registration, whether company can take advantage of extended period of 300 days। ये MCQ है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की प्रोविज़न क्या है, जैसे हमने आगे भी बात की कि 77 सेक्शन जो कंपनी एक्ट का बोलता है कि 30 डेज़ में आपको चार्ज रजिस्ट्रेशन करवा देना है ROC में। अगर 30 डेज़ में नहीं करते हो तो विद इन 300 डेज़ लेट फ़ी के साथ ROC आपको अलाउ कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सो इस दिस केस में 30 दिन में कंपनी ने नहीं किया है तो 300 डेज़ में कंपनी कर सकती है लेट फीस के साथ, तो ये आपका यस आएगा इस केस में। 6 MCQ है आपका, इफ़ एनी कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविज़न रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये अगेन ये क्वेश्चन है पेनल्टी रिलेटेड, इसके लिए आपको स्पेसिफिक सेक्शंस से रिलेटेड पेनल्टी याद होनी चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में है आपका पेनल्टी 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, 25,000 का फाइन विथ में एक्सटेंड टू 1 लाख, तो आपका डी आंसर है सही। तो उसके लिए आपको 86
प्रोविज़न है जो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 86 की, वो देखनी पड़ेगी। सेक्शन 7 MCQ 7 बोल मेसर्स ABC लिमिटेड इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी वॉज मेड ए पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ charge on assets of the company which was created in 2005. In how many days company shall give intimation of the payment of satisfaction to the registrar of the company? Again, this provision is related to section 82, satisfaction of the charge. सेक्शन 82 बोलता है कि आपको अगर आपका चार्ज कोई सेटिस्फाई हो जाता है, आपको विदिन 30 डेज ROC को इंटीमेट करना है। तो इस केस में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 30 डेज ROC में आपको सेटिस्फेक्शन का फॉर्म जो CHG 4 है वो फाइल करना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, उस हिसाब से आपको मार्किंग और प्रोविज़न की ब्रीफ, फिर उसका आंसर इस तरह से आपको देना है। होप आपको इस क्लियर रहा होगा क्वेश्चन का आंसर्स और टेस्ट सीरीज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।